हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 23 और इसके अंतर्गत देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित जितने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ एक वीडियो में एकत्रित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये हमारा लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो आप सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी है ना, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, जितना भी एग्जाम आप देते हैं सब के लिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आपको एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि घोड़े की नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, है ना। सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? जो घोड़े की नाल की आकार का मेहराब था तो ये लाया गया था दोस्तों अलाई दरवाजा में। कहाँ प्रयोग में लाया गया था? तो अलाई दरवाजा में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा देखिए कहाँ है ना। तो अलाई दरवाज़ा जो है ये आपको दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। चलिए दूसरा प्रश्न है कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो नहीं दिया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन किसने दिया था? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस ने योगदान दिया। तो सबसे पहले जो योगदान दिया था, यानी सबसे पहले जो शुरुआत किया था वो कौन शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत किया था। लेकिन उसके मर जाने के बाद इसको निर्माण कार्य पूरा कौन करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो लास्ट वाला 5वां मंजिल है इसका निर्माण किसने करवाया था, है ना। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो 5वें मंजिल है कुतुब मीनार का उसका निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तभी आपको बताए कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 5वीं मंजिल का निर्माण। और कुतुब मीनार कहाँ है? तो आपको पता है कि ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है ना। इसकी ऊंचाई देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में पूछा जाए तो 237.86 है ना, 237.86 फीट। ठीक है, फीट में पूछा जाए तो इतना है। और इसका निर्माण कार्य जो हुआ था 1999 से लेकर 1199 से 1220 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। और इस जो शुरुआत करवाया था, किसने शुरुआत किया था इसका निर्माण? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किससे के द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया गया है? लाल बलुआ पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो कौन सा मकबरा है ना? वो कौन सा प्रथम मकबरा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था तो वो था आपका बलवन का मकबरा, है ना। कौन मकबरा? बलवन का मकबरा। और बलवन जो था ना दोस्तों इसका मकबरा है जो कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। और दिल्ली में जो है ये कुतुब मीनार जो है उसके पीछे में इसका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, इसके पीछे इसका मकबरा बनाया गया है। बलवन के बारे में इसने जीवन काल अपना खुद बनवाया था, है ना। अपने जीवन काल में ही ये मकबरा खुद बनवाया था। और इसे मकबरा को क्या कहा जाता है? तो दारुल अमन। क्या कहते हैं इस मकबरा को? दारुल अमन कहते हैं, यानी इंसाफ का दरवाज़ा। क्या कहते हैं? इंसाफ का दरवाज़ा बलवन के मकबरा को कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो कुतुब मीनार के पीछे है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि किस दिल्ली सल्तनत कालीन स्मारक को प्रथम वास्तविक मेहराब माना जाता है? तो वो कौन था? बलवन का मकबरा को ही, है ना, प्रथम वास्तविक मेहराब माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर कि कीर्ति स्तंभ
प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो है ये अभिकवि है। कौन है? अभिकवि। ठीक है, देखिए कीर्ति स्तंभ ये कहाँ है? तो कीर्ति स्तंभ जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में ये पड़ता है कीर्ति स्तंभ, है ना। एक स्तंभ या मीनार के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जो है ना, इसका जो कीर्ति स्तंभ है किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके साल में इसका निर्माण हुआ था? तो राणा कुंभा के शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर कि अमीर खुसरो ने, है ना, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो वो था आपका खड़ी बोली की भाषा में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो को ही कहा जाता है तोता ये हिंद। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तोता ये हिंद किसको कहते हैं दोस्तों? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर की प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस भाषा से संबंधित है? देखिए एक प्रश्न ये फिर से रिपीट हो गया है, तो खड़ी बोली से संबंधित है। ठीक है, और इसका आंसर गलत यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है तबकात ए नासिरी, है ना, इसका लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को सुरक्षा प्रदान किया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने, है ना, सॉरी, किस भाषा को सुरक्षा प्रदान किया था दिल्ली के सुल्तान ने? तो वो था आपका फारसी भाषा का। ठीक है, कौन से भाषा का? फारसी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है ना? संगीत पर एक पुस्तक लिखा था, वो कौन था? तो राणा कुंभा था। कौन था दोस्तों? राणा कुंभा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा था? तो वो था आपका फिरोज तुगलक, जिसने अपना स्वयं संस्मरण लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि किस स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था आपका एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर कि किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता यानी तूती ये हिंद, आपको बताए थे किसको कहा जाता है? तो वो था आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही हिंदुस्तान का तोता या तूती ये हिंद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके दरबार में रहते थे? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर कि खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि अप्रभंश। देखिए ये आपको सेट मारने से आपका ये फायदा होगा ना कि आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत आज खत्म हो जाएगा पूरा। इसके बाद कल हम लोग शुरू कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बाद आपका मुगल काल शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो क्यों होता था? तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, अपभ्रंश शब्द का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? पोलो खेलने का जो प्रारंभ किया दोस्तों ये तुर्कों ने प्रारंभ किया था। किसने? तुर्क ने ही सबसे पहले भारत में पोलो खेलने का प्रारंभ किया था। और देखिए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? पोलो अगर पूछा जाए तो 4, अगर वाटर पोलो पूछा जाए तो 7, है ना। वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर कि किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है ना? वो कौन सा जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको हिंदू मुस्लिम का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वो है आपका सितार,
है ना। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है सितार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, है ना। राजपूत जो शासक थे उसके समय में हुआ था। कौन सा प्रथा का, तो वो था जौहर प्रथा, है ना। जौहर प्रथा का ही शुरुआत हुआ था राजपूतों के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 प्रश्न है कि राजा महेंद्र वर्मन द्वारा विरचित ग्रंथ का क्या नाम है ना। राजा महेंद्र वर्मन द्वारा ग्रंथ एक लिखा गया था, उसका नाम था आपको मत्त विलास प्रहसन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा, तो राजा महेंद्र वर्मन के द्वारा विरचित था, रचित था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, है ना। कौन से सबसे कम समय तक शासन किया था, तो वो था आपका खिलजी वंश। कौन था, खिलजी वंश सबसे कम शासन किया दिल्ली सल्तनत में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक किसने शासन किया, तो वो था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक दिनों तक शासन किया और खिलजी वंश सबसे कम शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 24 कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के अधीन सेवा नहीं की, तो किसके अधीन सेवा नहीं की, तो वो था आपका इल्तुतमिश। किसके अधीन, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि तुगलकनामा की रचना किस लेखक ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचना किस लेखक ने की थी, तो वो था आपका अमीर खुसरो। किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था तुगलकनामा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 26 फतवाह ए जहांदारी ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वो कौन थे, बरनी लेखक थे फतवाह ए जहांदारी ग्रंथ के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर वाइज इसी प्रकार से टेस्ट के रूप में मिलता रहे और आपका तैयारी होते रहे। चलिए 27 प्रश्न है कि इक्तादारी व्यवस्था किसने लागू किया था। इक्तादारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको जो लागू किया था ये तुर्कों ने सबसे पहले भारत में लागू किया था। और किस शासक ने किया था, तो वो था इल्तुतमिश ने इसको इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किससे था, है ना। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किससे था, तो वो था आपका सैन्य विभाग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि दीवान ए अर्ज क्या था, तो एक सैन्य विभाग था, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था उसको कहते थे वजीर, और वजीर का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर ले, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी होते रहे, है ना। किसी प्रकार का अगर आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, बस आप सब्सक्राइब कर ले, अपना तैयारी करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म कौन से मुस्लिमों के दो प्रमुख धार्मिक वर्गों में बंद करो पर थे, है ना। तो वो कौन था, तो शिया और सुन्नी था। कि सल्तनत काल में इस्लाम धर्म कौन से मुस्लिमों के दो प्रमुख धार्मिक वर्ग में बंद करो पर थे, तो वो थे शिया और सुन्नी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। सल्तनत काल में बंगाल और गुजरात के शहर किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो बंगाल और गुजरात जो शहर था ये उत्तम कपड़ों के लिए, सोना के लिए, चांदी कार्य के लिए ये प्रसिद्ध था। किस किस के लिए प्रसिद्ध था, उत्तम कपड़ा के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए बंगाल और गुजरात काफ़ी प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहले तुर्क मुस्लिम का निर्माण किसने करवाया था। पहले मुस्लिम नहीं, मस्जिद है ना। पहले तुर्क मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा फ्लो में निकल जाता है। तो भारत में पहले तुर्क मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया था, तो 1197 ईस्वी में करवाया था।
कुव्वत उल इस्लाम के नाम से। किस नाम से? कुव्वत उल इस्लाम। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर कि लोदी, है ना, लोदी गार्डन किस काल में बनवाया गया था और यह कहाँ स्थित है? तो आप बताना है कि लोदी गार्डन था ये किस काल में बनवाया गया था और कहाँ स्थित है? तो ये सल्तनत काल में बनाया गया था और दिल्ली में स्थित है लोदी गार्डन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 प्रश्न है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो था आपका ग्राम, है ना। ग्राम जो था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था सल्तनत काल में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 35 कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला जो पुस्तक है ये किसका लेखक कौन है, इसको लिखा कौन है? तो वो है आपका इब्न बतूता। किसने लिखा है? इब्न बतूता। कहाँ के था? तो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में एक देश है मोरक्को और वहीं से आया था ये इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 36 नंबर कि सुल्तान के अस्थाई सेना को कैसा नाम दिया गया था? तो जो सुल्तान का अस्थाई सेना था उसको कहते थे खास खेल। क्या कहते थे? खास खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था, है ना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी उसे कहा जाता था मंगलिक तथा अर्राद। क्या कहते थे? मंगलिक तथा अर्राद। देखिए ये सब प्रश्न आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत ढूंढ ढूंढ के लाया गया है जो आपको एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है ना। क्योंकि क्वेश्चन दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहा है? मॉडिफाई करते जा रहा है। आपको क्वेश्चन नया नया मिलते जाता है तो इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मंगलिक तथा अर्राद जो था ये गोला फेंकने वाली मशीन था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित है? सल्तनत कालीन जो कानून है ये किस पे आधारित है? तो शरीयत पे आधारित है, कुरान पे से आधारित है और हदीस पे आधारित है सल्तनत कालीन कुरान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका 39 नंबर प्रश्न है कि एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? यानी एक शहर जो होता था वो 100 गांव से मिलाकर के बनता था, तो उस अधिकारी जो देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? तो अमीर ए शदा। क्या कहते थे? अमीर ए शदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि सल्तनत काल में किन शासकों के समय में अमीर लोग का प्रभाव खत्म हो गया था, है ना। किसके शासन काल में अमीर लोग का प्रभाव जो था वो खत्म हो गया था? तो वो था आपका बलवन और अलाउद्दीन, है ना। अलाउद्दीन के समय और बलवन के समय अमीर लोगों का प्रभाव खत्म हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 41 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए बंदगान किस विभाग से संबंधित था? यानी दीवान ए बंदगान क्या था, है ना। बहुत बार पूछा गया है कि दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? तो वो था आपका दास विभाग, है ना। किससे संबंधित था दोस्तों? दास विभाग से संबंधित था दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 कि जजिया कर किन लोगों पर लगाया गया था? तो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था जजिया कर, यानी ब्राह्मणों पर लगाया गया था जजिया कर, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? सात 4 जो महत्वपूर्ण कानून के जो स्रोत थे वो थे आपका पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा और चौथा था कयास। तो ये चारों जो है ये मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर कि केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि, केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि रहता था उससे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे आपको खालसा भूमि। क्या कहते थे दोस्तों? खालसा भूमि उसे कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था उस समय, है ना। वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वो था आपका देवल। कौन था? देवल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर कि सल्तनत काल में लगाने वाला याद करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था, है ना। तो उसको कहते थे मुक्ताई।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी, तो वो था आपका फिरोज तुगलक, है ना। प्रथम बार किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने, और दोबारा किसने शुरू किया, तो वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर की अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किस वंश के शासनकाल में था, ना। अमीरों का महत्व जो था वो चरमोत्कर्ष पर किस शासनकाल में था, तो वो था आपका लोधी वंश के समय सबसे चरमोत्कर्ष पे था अमीरों का महत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 49 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे, तो मजलिस ए खलवत। क्या कहते थे दोस्तों, मजलिस ए खलवत। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और आपको ताकि तैयारी आप करते रहें अपना, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते थे सल्तनत काल में, उसे कहा जाता था बरीदे ए मुमालिक। क्या कहते थे, बरीदे ए मुमालिक। तो ये था दोस्तों आज का सल्तनत कालीन से शासन संबंधित जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो अगर इतना आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। और इसके पहले देखिए जितने भी टेस्ट आपको कराया गया है वो आपको चैप्टर वाइज देते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको पॉलिटी कराया जा रहा है, ज्योग्राफी कराया गया है, बहुत सारा और भी कराया जा रहा है। तो आप वो भी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सभी आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ से क्रम से चैप्टर वाइज सब कराया जा रहा है आपको, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।